जय हिंद। अभी हम लोग जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन ईयर 2003 का जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, विगत वीडियो में ऑलरेडी हम लोग जो है पेपर 1 का सेक्शन ए का क्वेश्चन चारों क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग सेक्शन बी का क्वेश्चन जो है देखेंगे अपने नोट्स के माध्यम से। हम रीड करके यह जानने का प्रयास करेंगे कि विगत वर्षों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि क्वेश्चन नंबर, इसमें भी 4 क्वेश्चन है सेक्शन बी में भी, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत जो है 4 प्रश्न और है, ए, बी एंड सी एंड टी। तो इन 4 प्रश्नों के जो है हमें 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और 200 शब्दों की शब्द सीमा का भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो कमेंट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच। ठीक है, सबसे पहला है 1A है साइमन कमीशन के बारे में। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हुआ है। आपको ये जो है क्वेश्चन साइमन कमीशन के ऊपर जो है आपका जो है GS2 में भी कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, ये हिस्ट्री खास करके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से संबंधित है और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी आपका सिलेबस का हिस्सा है राजनीति शास्त्र का। तो साइमन कमीशन का क्यों गठन हुआ, फिर साइमन कमीशन की रिपोर्ट में क्या है, साइमन कमीशन का फिर विरोध क्यों हुआ, ये कब गठित हुआ, इसके परिणाम क्या निकले। ठीक है, ये सब सारी चीज़ों के बारे में आपको लिखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1A हो गया। क्वेश्चन नंबर 1B देख लीजिए कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमें अधिकार मिला है आर्टिकल शायद 17 के अंतर्गत जो है कि आपका कोई एक्सप्लॉइटेशन ना करे। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, एक समय था कि बंधुआ मजदूरी वगैरह बहुत चलता था, एक समय था कि दास प्रथा था, एक समय था कि अब देखोगे कि जो भट्ठी वगैरह होते थे चिमनी ईंट के, उसमें जो है बच्चों से काम लिया जाता था। अभी भी जो है कहा जाता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर माँ बाप भी काम पे लगा रहे हैं तो वह भी कानूनन जुर्म है, इसमें माँ बाप गिरफ्तार हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ जो है यहाँ एग्जाम्पल दिए। तो संविधान आपको यह मौलिक अधिकार है। आपको और बता दूं कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन इज अ फंडामेंटल राइट, यह एक मौलिक अधिकार है। तो not even the state can breach or violate or take away this fundamental right from us. ठीक है, तो right against exploitation under the Indian Constitution। ठीक है, इसके बारे में आपको व्याख्या करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 1C देख ले, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। देखो यूपीएससी अपने बारे में जो क्वेश्चन यहाँ पूछती है, यूपीएससी क्या है कि यूपीएससी इज पार्ट ऑफ, कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को जब पढ़ते हैं तो यूपीएससी हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया और बहुत सारे ऐसी संस्थाओं का हम वहाँ जो है सिलेबस में ऑलरेडी हम लोग जिक्र कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1D देखिए कि गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, व्हाई वाज ही अपोज्ड टू मॉडर्न सिविलाइजेशन। पहला तो है क्वेश्चन में कि गांधी की जो अवधारणा थी सत्य और अहिंसा का, नॉन वायलेंस का, इस अवधारणा और इस कॉन्सेप्ट से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद का जो क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन के अंतर्गत कि व्हाई वाज गांधी अपोज्ड टू द मॉडर्न सिविलाइजेशन। महात्मा गांधी जो है आधुनिकीकरण और आधुनिकता का विरोध क्यों करते थे। वो कहते थे कि नहीं बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वगैरह मत लगाओ, छोटे छोटे कल कारखाने लगाओ, मतलब छोटे छोटे हथकरघा मजदूर वगैरह से काम चलाओ। जो भी व्यक्ति अपने वस्त्र पहनेंगे वो अपना वस्त्र खुद सी लेंगे। बड़े बड़े तुम मशीन लगा दोगे तो उसमें छोटे छोटे लोगों का रोजगार चला जाएगा, उनका उससे जीवन यापन नहीं होगा। फिर वो कहते थे कि मनुष्य को जो है मशीन जो है एकदम कह सकते हो ना कि मशीन बना देता है आप एक प्रकार से मानो तो। दूसरी बात है कि जो मुनाफा है वो सारा मालिक ले जाता है, वर्कर्स को कुछ नहीं मिलता। फिर उन्हें इसी प्रकार ट्रस्टीशिप का जो है कह सकते हो कि उन्होंने कह सकते हो सिद्धांत दिया। फिर इसके बाद आप देखोगे तो उन्होंने कहा कि पूरे के पूरे आप देखोगे जितने भी मशीन्स वगैरह हैं ये जो है व्यक्ति के आत्मा को मार देता है। तो ये सब गांधी जी को इसलिए महात्मा, देखो वो राजनीति में गलत आ गए, वो एक महात्मा व्यक्ति थे। ठीक है, वो कंठी माला लेके उन्हें चलना चाहिए था, क्योंकि इस प्रकार के आदर्शवादी लोग राजनीति में ना रहे तो बेहतर है, क्योंकि फिर वो राजनीति नहीं कर पाएंगे। तो खैर सबके अपने अपने दर्शन होते हैं। देखो आप भी अपने दर्शन दे सकते हो, आप भी अपने ही विचारों को रख सकते हो। अगर वह विचार उतना प्रभावशाली होगा तो लोग उसको स्वीकार करेंगे, अप्रभावशाली होगा तो लोग उसको तितांजलि दे देंगे। गांधी जी के बहुत सारे विचार जो है प्रासंगिक हैं, लेकिन बहुत सारे विचार जो है अप्रासंगिक भी हैं। जैसे ये मॉडर्निटी के बारे में अब बताओ, कौन नहीं चाहेगा कि उसके देश में नए नए इंडस्ट्री लगे, फैक्ट्री लगे। लेकिन होता है कुछ लोग अपने अपने तर्क के आधार पर अपनी बातों को रखने का प्रयास करते हैं और गांधी जी भी अपनी बातों को अपने
अनुसार और तर्कों के अनुसार जो है रख रहे थे। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 1 का चारों क्वेश्चन ए बी एंड सी डी। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 देख लो कि द पंडित जवाहरलाल नेहरू कम्स बिफोर अस एज ए ग्रेट नेशनलिस्ट, इंटरनेशनलिस्ट एंड ह्यूमैनिस्ट। पंडित नेहरू के बारे में है कि किस प्रकार से पंडित नेहरू एक जो है बहुत बड़े राष्ट्रवादी और अंतर्राष्ट्रवादी और एक मानवतावादी के रूप में जो है आए। ठीक है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो कि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉट mere pious डिक्लेरेशन बट क्लियर डायरेक्शन फॉर द गाइडेंस ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो, एक तो अब हमारा जो है मौलिक अधिकार है, एक है फंडामेंटल ड्यूटीज है, एक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव मतलब होता है, ये अंग्रेजों के ज़माने में ही आया था, इंस्ट्रक्शंस। कुछ इंस्ट्रक्शंस मतलब होते हैं निर्देश देना, हम आपको ऐसा बतलाते हैं कि यह रास्ता, यह सड़क जो है होते हुए आपके गांव तक पहुंचती है। अगर आप गांव जाना चाहते हैं तो बेहतर होगा आप इस सड़क के माध्यम से जा सकते हैं। ठीक है, वही चीज़ें इसमें पूछा जा रहा है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसका हिंदी अगर आप अर्थ देखोगे तो नीति निर्देशक तत्व। कि जब भी सरकार कोई पॉलिसी को बना रही होगी, जब भी सरकार कोई ऐसी नीतियों का निर्माण कर रही होगी, उस दौरान सरकार को कुछ ऐसे लक्ष्य, कुछ ऐसे निर्देश ऑलरेडी संविधान के अंतर्गत ही दिए गए हैं ताकि नीतियों के निर्माण के समय इन निर्देशों का वो अच्छा हमें इस रास्ते से जाना है, अच्छा हमें इन लक्ष्यों की पूर्ति करनी है, अच्छा हमें सामाजिक न्याय करना है, पर्यावरण की सुरक्षा करना है, अपने राष्ट्र की संपत्तियों की सुरक्षा करना है, तो अच्छा हमें इन बातों का ध्यान रखना है। बात समझ में आया? इसमें पूछा जा रहा है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वह सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का डिक्लेरेशन नहीं है, बल्कि एक क्लियर कट गाइडेंस है, एक निर्देश है, एक दिशा दिया गया है। ठीक है, ताकि जब भी हम अपने नियमों का निर्माण करें तो उन दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए हम नीतियों का बनाएं। कमेंट एंड सो फोर दे हैव बीन अप्लाइड इन प्रैक्टिस। आपको कमेंट करना है कि आखिर किन किन जगह डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की चर्चा है। अब जैसे देखो, आपको पता ही होगा कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सरकार स्टेप्स उठाए, तो कई बार देखो रिजर्वेशन वगैरह आता है, वेलफेयर स्कीम वगैरह आता है। पर्यावरण सुरक्षा करना है तो देखो सरकार जो है पर्यावरण सुरक्षा के हितों में कई एक कानून बनाती है। अपने देश की राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करना है, उसके बारे में कानून बनाती है। अपने राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना है, इसके बारे में कानून बना दिया जाता है। तो कई एक, फिर देखो इसका चर्चा बहुत होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। ठीक है, कि इसका भी वर्णन जो है वहाँ मिलता है हमें। तो ऐसे कई बार देखो सरकार कहती हुई दिखाई देगी कि भाई देखो यह नीति निर्देशक में दिया हुआ यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसलिए हम इसे बना रहे हैं, जब इसका बहुत विरोध होता है। तो खैर अपने अपने लोगों के तर्क हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ये पेपर 1 का लास्ट क्वेश्चन है, सेक्शन बी का भी, कि आइडेंटिफाई द मेजर प्रेशर ग्रुप इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड एग्जामिन देयर रोल इन इट। देखो यहाँ मेजर प्रेशर ग्रुप के बारे में सबसे पहले आप जान लो कि प्रेशर ग्रुप से क्या समझते हैं आप, इससे क्या अभिप्राय है। जब आप प्रेशर ग्रुप को जान लेगो, प्रेशर ग्रुप क्या है, प्रेशर ग्रुप का रोल क्या है, उसके कर्तव्य क्या है, उसके दायित्व क्या है, वो क्यों फॉर्म होते हैं, उसके ठीक है पीछे क्या लॉजिक होता है, और सबसे बड़ी बात है ये भारत के कंटेक्स्ट में आपको एग्जाम्पल देना है। और साथ साथ इन्होंने भारतीय राजनीति को, भारतीय समाज को या पूरे के पूरे भारत देश को, खास करके राजनीति में प्रेशर ग्रुप किस प्रकार से अपना रोल प्ले करती है, अपना योगदान देती है, इसके बारे में आपको लिखना है। इज दैट क्लियर? सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है पेपर 2 को जो है हम लोग देखेंगे। ये पेपर 1 का सेक्शन ए ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ये सेक्शन बी का चारों प्रश्न था। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है सेक्शन ए पेपर 2 यूपीएससी सिविल सर्विसेज पॉलिटिकल साइंस ईयर 2003 का सारा क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।